प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर्स में हमने कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ नियम पढ़ते हुए कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया था। आज के लेक्चर में हम एक नया शब्द वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हम परिचित होंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये नाम दिया गया माइकल फैराडे के द्वारा। माइकल फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र प्रारूप को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र प्रारूप को या अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए एक नाम इंट्रोड्यूस किया, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, चूंकि ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित थी, इसलिए बाद में इन्हें मुख्यतः सामान्य रूप में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाने लगा। तो आज हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का अध्ययन करेंगे, जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के प्रारूप को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या है। वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा, डेफिनेशन। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकने वाले परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। मैं इसको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकने वाले परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर एक नाम आया है परीक्षण आवेश। आपको पहले भी इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं कि परीक्षण आवेश एक अल्प परिमाण का धनात्मक आवेश है। स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकने वाले, अर्थात यदि हम इस परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ने की कल्पना करें, तो ये जिस भी दिशा में इस पर बल लगे, ये स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकने के लिए सक्षम है। तो इसकी गति का जो काल्पनिक पथ होगा, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। काल्पनिक पथ हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम किसी भी परीक्षण आवेश या धन आवेश को वास्तव में किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं छोड़कर उसकी गति का पथ देख रहे हैं। हम केवल कल्पना करेंगे कि यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाए तो वो किस प्रकार की गति कर सकता है, और उसी परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कह देंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखा और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम कुछ आवेशित निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, तो उनसे वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे पहले हम खींचते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा।
देखिए, एकल बिंदु आवेश का तात्पर्य वो आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जैसे मान लेते हैं, पहले मैं कोई धनात्मक आवेश ले रहा हूँ, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ये कोई सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, हमें कल्पना करनी है कि इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से कैसे प्रदर्शित करें। देखिए, यदि हम यहाँ पर किसी भी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करें, परीक्षण आवेश फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अल्प परिमाण का धनात्मक आवेश, काल्पनिक आवेश जिसे हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पर कल्पना करूँ एक परीक्षण आवेश की, तो वे परीक्षण आवेश इस धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, अर्थात वो इसको मिलाने वाली रेखा की सीध में इस पथ पर बाहर की ओर को गतिशील होगा। तो इस प्रकार से ये एक परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ प्रदर्शित कर दिया हमने, और उसे हमने वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा। इसी प्रकार से अब आप कहीं पर भी कल्पना करेंगे, यदि हम इस धनावेश के इस तरफ किसी परीक्षण आवेश को छोड़ें तो निश्चित है कि वो गति करता हुआ इससे बाहर की ओर को जाएगा। तो इस प्रकार से एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये। इस प्रकार से अब आप जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लॉट कर सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि इस धनावेश के कारण, जिसके कारण आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना चाह रहे हैं, उसके चारों तरफ आपको किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश को छोड़ने की कल्पना करनी है, और वो परीक्षण आवेश जिस पथ पर चलेगा, गति करेगा, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी धनावेश के चारों ओर इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप प्लॉट कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को धन आवेश को केंद्र मानते हुए, पॉजिटिव चार्ज को केंद्र मानते हुए त्रिज्यते बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यते बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो धनावेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं, ये इस धनावेश को केंद्र मानते हुए त्रिज्यते बाहर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम इस धनावेश को केंद्र मानते हुए किसी भी एक गोले की कल्पना करें, तो ये सारी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने खींची हैं, ये उस गोले की त्रिज्या के अनुदिश होंगी, इसलिए हम कह रहे हैं इनको रेडियली आउटवर्ड। इसी प्रकार से यदि आप एक एकल ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करें, तो यदि आपके धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना समझ में आ गया है, तो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, अर्थात यदि हम इसके चारों ओर, इस ऋणावेश के चारों ओर कहीं पर भी कोई परीक्षण आवेश छोड़ेंगे, तो वो परीक्षण आवेश इस ऋणावेश से आकर्षित होगा, अर्थात वो इस तरफ गति करेगा। तो ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की गति का पथ है वो इस ऋणावेश की ओर हो जाएगा। अर्थात जो ये मैं वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच रहा हूँ, इस पर कहीं पर भी यदि हम किसी परीक्षण आवेश को छोड़ने की कल्पना करते हैं, तो वो परीक्षण आवेश आकर्षण बल के कारण इस ऋण आवेश की ओर गति करेगा, और इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप जितनी भी प्लॉट करना चाहें आप प्लॉट कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने कहा था रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यते बाहर की ओर, इनको हम कहेंगे यहाँ पर रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यते
अंदर की ओर, त्रिज्यते अंदर की ओर, या त्रिज्यते अंतर्मुखी कह दो आप इनको, उनको त्रिज्यते बहिर्मुखी कह दो। त्रिज्यते अंतर्मुखी या त्रिज्यते अंदर की ओर का तात्पर्य वो यही है कि यदि हम इस आवेश को अर्थात ऋण आवेश को केंद्र मानते हुए एक काल्पनिक गोले की कल्पना करें, तो ये जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने यहाँ पर प्रदर्शित करी हैं, वो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस काल्पनिक गोले पर लंब होंगी अर्थात त्रिज्य होंगी, इसलिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं त्रिज्यते अंदर की ओर। इस प्रकार से एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो रेडियली आउटवर्ड, और एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेडियली इनवर्ड होंगी। अब हम युग्म आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पॉइंट पर अब हमारा आता है युग्म आवेश भी सजातीय परिमाण के। हम पहले इसमें ले रहे हैं कि सजातीय परिमाण के, दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं समान परिमाण के, समान परिमाण के विजातीय युग्म आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समान परिमाण के, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो आवेश दिखा रहा हूं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों आवेश विजातीय हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, लेकिन समान परिमाण के हैं, और इनके कारण हमें फिर पुनः पहले की भांति वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको वही कल्पना करनी है कि इन जो युग्म आवेश हमने दिखाया है, निकाय दिखाया है, इसके चारों तरफ कहीं पर भी हमें परीक्षण आवेश को छोड़ने की कल्पना करनी है, और फिर कल्पना करनी है कि वो परीक्षण आवेश किस दिशा में, किस पथ पर गति कर सकता है। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर यदि हम देखें, ये जो है, हम किसी भी बिंदु पर यहाँ पर परीक्षण आवेश को छोड़ने की कल्पना करें, तो ये धन आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश उसको आकर्षित करेगा, अर्थात एक वैद्युत क्षेत्र रेखा तो सीधी सीधी ये हो जाएगी जो धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होगी। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को छोड़ने की कल्पना करें, अब यदि ये एकल धनावेश होता तो हमें पता है कि ये एकल धनावेश के कारण जो परीक्षण आवेश है वो त्रिज्यते भार की ओर गति करता चला जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अब ये ऋणावेश भी रखा है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आकर्षित करेगा। इसलिए आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं कि जो परीक्षण आवेश है वो इस प्रकार से धन आवेश से दूर होता चला जाएगा और ऋण आवेश के समीप। तो एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से ये हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा की गति का पथ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से गति करता हुआ परीक्षण आवेश और ऋण आवेश की तरफ से आएगा। इसी प्रकार से आप इस तरफ कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर खींच सकते हैं। लॉजिक वही रहेगा जो नीचे की ओर हमने खींचा है, प्लॉट की हैं। यदि हम किसी भी परीक्षण आवेश को छोड़ते हैं यहाँ पर, तो धनावेश के कारण प्रतिकर्षित और ऋणावेश के कारण आकर्षित। यदि ये ऋणावेश नहीं होता तो पथ सीधा इससे बाहर की ओर हो जाता। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर किसी धनावेश को छोड़ें तो इस तरफ इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की सीध में बाहर की ओर को गति करता हुआ इस प्रकार से ये
और यदि हम इस रेखा पर किसी परीक्षण आवेश को छोड़ें तो वो इस प्रकार गति का पथ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम धनावेश से प्रारंभ करते हुए ऋणावेश पर समाप्त होंगी, लेकिन उनकी जो वक्रता का पथ है वो बढ़ता चला जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम यहाँ पर ये प्रारंभ हो रही हैं और यहाँ पर ये समाप्त हो रही हैं। बीच के सुविधा के लिए बीच की रेखाओं को हम नहीं दर्शा रहे हैं, अदरवाइज सारी की सारी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं और इस प्रकार से ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। लेकिन डायग्राम को कंजेस्टेड होने से बचाने के लिए केवल हम ऐसा कर रहे हैं कि बीच के भाग को हम छोड़ के चल रहे हैं, सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को धनावेश से प्रारंभ करते हुए, और जितना इस तरफ छोड़ते चले जाएंगे ऐसे ही उसकी गति का पथ थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन सभी की सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ऋणावेश पर जाकर समाप्त होंगी। इस प्रकार से यदि आप इधर आधे भाग में खींचते हैं तो बिल्कुल ठीक ये इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये आपको कुछ नहीं करना है। मैं फिर आपको ध्यान दिला रहा हूं कि जिस भी आवेशित निकाय के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, प्रदर्शित करनी है, प्लॉट करनी है, आपको केवल उस आवेशित निकाय से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ की कल्पना करनी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम समान परिमाण के, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा विजातीय आवेशों के कारण, युग्म के कारण, अब यदि यहाँ पर असमान परिमाण का होता, थोड़ा सा मैं यहीं पर बता दूं, यदि ये समान परिमाण के विजातीय युग्म आवेशों के स्थान पर असमान परिमाण के होते तो जो आवेश बड़ा होता है यहाँ पर, उस आवेश के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती और वहाँ पर वक्रता कम हो जाती है। ये आप PDF में देखकर डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं समान परिमाण के, तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं समान परिमाण के सजातीय युग्म आवेशों के कारण। सजातीय युग्म आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए यदि समान परिमाण के सजातीय अर्थात एक धनात्मक आवेश और दूसरा भी धनात्मक आवेश, हम देखते हैं कि इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से आएंगी। यहां पर भी आपको वही कल्पना करनी है कि इनके चारों तरफ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश की कल्पना करनी है। जैसे यदि मैं किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर छोड़ूं तो देखिए यदि यह आवेश अकेला होता तो निश्चित है कि इसकी गति का पथ इस प्रकार से सीधा हो जाता, लेकिन अब ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2 दोनों समान परिमाण के हैं, सजातीय हैं। तो यदि हम किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये इसको प्रतिष्ठित करेगा और ये भी प्रतिष्ठित करेगा और उसकी गति का जो पथ है कुछ वो इस प्रकार से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप केवल गति के पथ की कल्पना करनी है। इसी प्रकार से अब आप कितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहें आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये सीधी लाइन ना होकर, क्योंकि दोनों आवेशों का प्रभाव देखना है आपको उस परीक्षण आवेश की गति के पथ पर, बस केवल, और कुछ नहीं करना आपको। तो इस प्रकार से ये इसी प्रकार से आधा भाग ऊपर की ओर भी, अब उसमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर
ये अब ऊपर का आधा भाग भी इसी प्रकार से पूरा हो जाएगा, सेम पैटर्न। और इसी प्रकार से यदि आप इस धनावेश के पास रखेंगे परीक्षण आवेश को, तो उसकी गति का पथ परीक्षण आवेश का इस प्रकार से हो जाएगा। और बिल्कुल आधा पैटर्न ऊपर की ओर भी, बिल्कुल जो हमने नीचे की तरफ प्लॉट किया है उसी पैटर्न पर ये तो ये धनात्मक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न आएगा समान परिमाण के सजातीय आवेशों। यहीं पर आपको मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूँ कि यदि दोनों आवेश धनात्मक आवेश के स्थान पर ऋणात्मक ले लिए जाएं समान परिमाण के, तो बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बिल्कुल हूबहू जैसे कि दिखा रखा है यही रहेगा। केवल जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर दोनों को ऋणात्मक ले लें धनात्मक के स्थान पर, तो मैं केवल एक में करेक्शन करके बता रहा हूँ, आपको फिर इसी प्रकार से अपने आप प्लॉट कर लेना है कि यदि इसको भी हम धनात्मक आवेश ले लें, यहाँ पर मैं या इधर अलग करके दिखा देता हूँ ये, और दोनों यदि ऋणात्मक आवेश हैं और इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, तो पैटर्न हूबहू जो इधर दिखा रखा है बिल्कुल सारा वही रहेगा। बस केवल इतना आ जाएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। केवल ये ध्यान से देखेंगे आप, बाकी सारा का सारा पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जो पैटर्न आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आप इसी पैटर्न पूरी वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचकर केवल इसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है बाहर की ओर को दिखा रखी है और इसमें सभी में अंदर की ओर को हो जाएगी। अर्थात यदि अब इसमें जो तीर से हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहे हैं इसकी दिशा परिवर्तित कर दें, इन्वर्टेड कर दें, तो ये दोनों ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हो जाएगा। और इसी में यहीं पर मैं एक आपसे और बता दूं कि यदि असमान परिमाण के आवेश हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर हमने समान परिमाण के लेके चले हैं, तो जो आवेश बड़ा होगा, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए Q1 ग्रेटर देन Q2, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो वक्रता है, क्योंकि जब Q1 ग्रेटर देन यदि Q2 हम करें तो इस तरफ जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है ये इसका पोर्शन थोड़ा इस तरफ Q2 की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर इधर फिर खींच के बता देता हूँ नंबर 4 पॉइंट पर। ठीक है, यदि असमान परिमाण के सजातीय आवेशों के कारण, सजातीय युग्म आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए केवल कितना सा चेंज आएगा। जैसे एक धनात्मक आवेश आपने लिया ये, और एक धनात्मक आवेश लिया ये Q1 Q2, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि Q1 ग्रेटर देन Q2 के है, अर्थात इस आवेश का परिमाण इससे बड़ा है। तो
तो जो आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे, यदि यहाँ पर आप किसी परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे तो उसका गति का पथ थोड़ा इसके नज़दीक जाकर फिर ये हाँ प्रतिकर्षित होगा, अर्थात इधर की इसकी वक्रता थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि प्रभाव इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे थोड़ा इस तरफ थोड़ा ज़्यादा वक्रता लेकर आएंगी और इस प्रकार से पैटर्न तो वही रहा जो उधर है, बस केवल Q1 का जो प्रभाव है वो आपको इसमें ज़्यादा दिखा देंगे। और बिल्कुल सेम यही पैटर्न यदि दोनों ऋणात्मक आवेश होंगे तो भी यही पैटर्न होगा। केवल अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो तीर की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने का वो इन्वर्टेड हो जाएगा। बस इतना आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें पांचवा उदाहरण लेते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार से समझने के पश्चात बार बार आपको अपने आप प्लॉट करके देखना है। पांचवा उदाहरण हम देखते हैं समांतर आवेशित समांतर या एक समान आवेशित विजातीय का मतलब विपरीत प्रकृति का विजातीय समांतर प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए, एक मान लेते हैं प्लेट यहाँ पर ये रखी है और एक प्लेट इसके सामने रखी है। इस पर धनात्मक आवेश है और इस पर ऋणात्मक आवेश है, विजातीय आवेश है दोनों। तो यदि हम इनके बीच में कहीं पर भी कोई परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो वो इस प्लेट से प्रतिकर्षित होगा और ऋणात्मक प्लेट से आकर्षित होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से आएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप किनारों पर पहुंचेंगे तो किनारों पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि यदि हम किनारे पर किसी परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे तो वो इससे प्रतिकर्षित होगा और इससे आकर्षित, तो उसकी गति का पथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बस केवल कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किनारों पर केवल इस प्रकार से। सही, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग आवेशित निकाय के लिए कह सकते हैं। आपको एक बात अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए कि यदि कोई भी आवेशित चालक पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव उस आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होंगी।
इसका कारण अभी हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे। अब हम इससे आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। देखिए यहाँ पर आपको जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने खींची हैं, एक आपने केवल धनात्मक आवेश के कारण खींची है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि उसका प्रारूप किस प्रकार से था, इस प्रकार से। जो आपने ऋणात्मक आवेश के कारण खींची हैं वो इस प्रकार से था प्रारूप। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने वैद्युत क्षेत्र रेखा खींची थी उनका पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से था। ये आपको अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए, इस प्रकार से। सही। अब इन डायग्राम को देखते हुए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। उसमें सबसे प्रथम प्रॉपर्टी तो वही जो हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये केवल परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ है। परीक्षण आवेश की गति का काल्पनिक पथ है। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो काल्पनिक हैं। लेकिन एक बात आप अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक हैं, लेकिन इनके द्वारा जो प्रॉपर्टीज प्रदर्शित की जा रही हैं वो वास्तविक होंगी। सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ हैं। डायग्राम में जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं, और ऋण आवेश पर समाप्त। देखिए, धन आवेश से प्रारंभ और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। यहाँ पर आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न तुरंत आ सकता है कि जब हम एकल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं तो यहाँ पर इसका युग्म आवेश कहाँ पर है। तो देखिए, एकल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल समान रूप से लागू होगी। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि उस स्थिति में जो इनका युग्म आवेश है वो अनंत पर आपको मान लेना है। अर्थात यहाँ पर भी वही होगी कि धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पर समाप्त, और ऋणावेश चूंकि अनंत पर माना है तो ये अनंत पर जाकर समाप्त हो रही है। अर्थात ये प्रॉपर्टी एकल आवेश पर भी लागू होती है, युग्म आवेश पर भी। तीसरी प्रॉपर्टी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय जो दिशा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। नंबर 4, कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी
एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि यदि किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि असंभव है। अर्थात एक ही समय पर परीक्षण आवेश दो दिशाओं में गति करेगा, जो कि फिजिक्स में या विज्ञान में संभव नहीं है। नंबर 5 प्रॉपर्टी, थोड़ा इसको समझने की बात है। नंबर 5 में देखिए, यदि आप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, तो जब आप धनावेश से दूर जा रहे हैं तो देखिए आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो बढ़ रही है। तो आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ये प्रदर्शित करती है प्रतिकर्षण बल को। क्योंकि आप धनावेश से दूर जा रहे हैं, तो धनावेश से दूर जा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने का तात्पर्य यह है कि ये प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित कर रही है। और इसी प्रकार से यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यदि आप ऋणावेश के नज़दीक पहुँचते हैं तो देखिए जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी घट रही है, अर्थात इनमें संकुचन प्रतीत होता है। तो ये प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है आकर्षण बल को। और नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता या विरलता, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इसको आपको समझने की जरूरत है, सघनता वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विरलता। विरलता का मतलब दूर दूर है, तो सघनता प्रदर्शित करती है प्रबल वैद्युत क्षेत्र को। यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, सघन हैं, तो वो प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और यदि विरल हैं अर्थात दूर दूर हैं तो वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एकल आवेश के कारण, यहाँ पर देखिए जो एकल आवेश है उसके समीप यदि आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हैं, पास पास हैं, तो एकल आवेश के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। और जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल होता जा रहा है। और वैसे भी यदि आप कूलम के नियम से जो वैद्युत क्षेत्र आपने निकाला था उस पर आप थोड़ा दृष्टिपात डाल सकते हैं, KQ/R²। तो जैसे जैसे किसी आवेश से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान कूलम के नियम से जो हमने सूत्र प्राप्त किया था वो घट रहा है। और उसी को हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता या विरलता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा, जो आगे आपके वैद्युत फ्लक्स में और बिल्कुल इसके सेम पैरेलल प्रॉपर्टी चुंबकीय फ्लक्स में काम आएगी, उसको आपको समझना है और उसे सही तरीके से आपको कंठस्थ करना है। उसको मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ मैं और बता भी रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, मैं आपको एक बार इसको जो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी है इसको डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि किसी बिंदु पर इसको आपको याद भी करना है, कंठस्थ भी करना है। याद तो वैसे सभी को करना है आपको। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रति एकांक
अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अर्थात वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कहते हैं या प्रति एकांक क्षेत्रफल कहते हैं। तो प्रति एकांक काट क्षेत्र से पारित वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र कह दो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो, वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल। इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र या प्रति एकांक क्षेत्रफल से पारित वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। यहाँ पर जैसे आपने उदाहरण यही एकल आवेश का लिया है, अब यदि आप एकांक क्षेत्रफल लंबवत का तात्पर्य ये है कि यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं तो आपको उस एकांक या क्षेत्रफल की कल्पना करनी है उसके लंबवत, इस प्रकार से। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं धनात्मक आवेश के कारण, मैं और थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। यहाँ पर जैसे आप यदि देखें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से पारित वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। दूर बढ़ते चले जाएंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से पारित वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती चली जाएगी, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता चला जाएगा। यहाँ पर आप एक बात और अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है, लेकिन हम इसको जनरल बोलचाल की भाषा में हम सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र के बराबर मान लेते हैं। हालांकि वो अलग अलग विद्यार्थी के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इनको वैद्युत क्षेत्र के बराबर मानकर भी गणना करेंगे समानुपाती न मानकर, तो गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जैसे किसी छात्र ने यहाँ पर इस क्षेत्र से 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं एकांक क्षेत्रफल से, अब कोई दूसरा छात्र उसी में से 4 खींचता है, तो यदि हम यहाँ पर पहुँचते हैं 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस एकांक क्षेत्रफल से, दूर जाने पर उसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 गुजर रही है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यदि E2 है और यहाँ पर E1 है, तो हम कह सकते हैं कि E1/E2 बराबर 2/1, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ के सापेक्ष 2 गुना है। अब यदि कोई अन्य स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा सघन खींच दे और यहाँ पर 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं करते हो इसमें से, तो देखिए गणना पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इस बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ पर 2 हो जाएगी, अर्थात अनुपात अब भी E1/E2 बराबर 2/1 रहेगा। तो इसलिए ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि वैसे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, लेकिन यदि हम किसी एक ही गणना में उनको वैद्युत क्षेत्र के बराबर मानकर भी गणना करते हैं, सापेक्ष गणना करते हैं, तो रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज के लिए आपको केवल इतना ही करना है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि आपके अच्छी तरह समझ में आ गई हैं तो जो आगे का चैप्टर्स है, कई चैप्टर्स यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान प्रतीत होंगे। और फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कि आप सबसे कम ध्यान दे रहे हैं, कि जो भी वीडियो क्लिप आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए बनाई जा रही है, आप उनको बार बार देखिए, पूरी देखिए,
और फिर किताब से उसका अध्ययन कीजिए, लिखिए, तभी उसका बेनिफिट है, अन्यथा इतना आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। धन्यवाद।